क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान गुज़श्ता कम से कम 10-12 साल से बड़ी मेहनत कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक अनरेस्ट पैदा करे। ठीक है, इस प्रोविजनल स्टेटस के मुतालबे के पीछे भी इंडिया की एक लॉबिंग और एक इंटेलिजेंस की और एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भुला फिसला के धक्का मार के एक पॉलिटिकल मूवमेंट करवा के हमें एक फाइनल सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं, बिकॉज मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है और हम बच्चे हैं उनके सामने। तो दर हकीकत आप मसला कश्मीर, जिस पे पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है, जिसमें हिंदुस्तान ने बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के उसमें बतदरीज तब्दीलियाँ की, ख़ास करके अब हमने देखा कि 8 अगस्त 2019 को जिस किस्म की तब्दीलियाँ की गई, तो पाकिस्तान ने इस किस्म की तब्दीलियाँ जो हैं वो नहीं की हैं। और अगर पाकिस्तान ऐसी कोई तब्दीली करता है तो पाकिस्तान फिर तरह से हिंदुस्तान के स्ट्रेटिजिक प्लान के अंदर खेलता है, यानी हिंदुस्तान की हिकमत अमली का शिकार हो जाता है। अब वे फॉरवर्ड इसमें है क्या, बिकॉज ये सूरत हाल खासी पेचीदा है। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। और मैं स्टूडियो से अगर इस डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँ, ये जो चीज़ हम करने चले हैं, आपको क्या समझ आई है कि जो प्रपोज प्लान है सूबा डिक्लेयर करने का, ये क्यों हम कर रहे हैं और इसमें रिस्क क्या है? पीटर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने शुरू में बिल्कुल ठीक फरमाया कि 70s में ये ताशकंद से लेके शिमला तक, 70s से लेके अब तक हर हुकूमत ने किसी न किसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस में तब्दीली की बात की है। वजह क्या है इसकी? उसकी वजह हमारी इलाकाई मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, आलमी दबाव भी हो सकता है, मसला कश्मीर पर मुश्किल भी हो सकती है। मसलन हमने शिमला माहिदा किया तो हमने एक बैन अवी केस को दो तरफा ताल्लुकात का मसला बना दिया। समझ में आने वाली बात है, बिल्कुल का मजबूर थे, परेशान थे, कमज़ोर थे, और उस वक्त हमने शिमला माहिदा किया। ये बायलेटरल इशू है ही नहीं, ये बैन अवी माहिदा है, हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के मामले में एक तो ये है कि मेरे पास कोई शायद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, यानी इस पर बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए था। ठीक, मैं स्टूडेंट लीडरशिप के ज़माने से लेके जनरल ज़ियाउल हक़ साहब से लेके वज़ीर आज़म होते हुए उसके बाद पहले परवेज़ मुशर्रफ के साथ 6-6, 8-8 घंटे नशिस्तों में बैठा हूँ अपनी लीडरशिप के साथ खुद इंडिपेंडेंटली, कि जब मैंने देखा है कि कश्मीर पर बात होती थी तो मुझे। अब आप समझते हैं कि उस किस्म का कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं होता? नहीं, मैं कम अज़ कम मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है ही नहीं सिरे से। फॉरेन ऑफिस पर मीटिंग्स करता था, बात करते थे। देखिए, कश्मीरी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, गिलगित के लोग, बल्तिस्तान के लोग सबसे पहले इसके स्टेक होल्डर्स हैं। APAC इसमें स्टेक होल्डर है और इसमें फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के मफादात हैं, ये सारी बात है। पाकिस्तान इस मुकदमे का फरीक है और हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर फरीक बना हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हो रहा है इसमें कोई मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, जायज़ मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स को के साथ मुशावरत होनी चाहिए थी, एतमाद में लेना चाहिए था। इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान का मसला वो पार्टीशन प्लान से लेके इस वक्त तक हर मौके पर साइनो पाक ट्रीटी तक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों तक, ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। आखिरी जो ब्रिगेडियर घनसारा सिंह यहाँ से उतारा गया था गिलगित बल्तिस्तान से, उसका अपॉइंटमेंट लेटर महाराजा हरि सिंह का था। हाँ। जिसके खिलाफ गिलगित में बगावत हुई, वो महाराजा हरि सिंह का। अच्छा, अब जरा इसमें रुके। ये क्लेम किया, ये आर्ग्यू किया हिस्टोरिकल एविडेंसेस से कि लार्जर गिलगिस्तान का जो वजारत है, ये जो पूरी एजेंसी है, वो कभी भी महाराजा जम्मू और कश्मीर का बाकायदा हिस्सा नहीं था। जनरल साहब, ये जो खदशा है बहुत से जहनों में पाया जाता है, कश्मीरियों के ज़हनों में पाया जाता है कि प्रोविजनल स्टेटस देने से दर हकीकत बैन अवी तौर पर हमारी पोजीशन कमज़ोर होती है और हिंदुस्तान को ये कहने का मौका मिलेगा कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने मनसूबाबंदी की है, इंटीग्रेशन की है, यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की हैं, हम भी अब उसी तरह से कर रहे हैं और फ़र्क कोई रहा नहीं है। जनरल साहब, वेरी क्विक कॉमेंट। मोहित, थैंक यू। टाइम आपके पास कम है। पहली बात यह है कि यूएन रेजोल्यूशन से मावरा कोई हल इस मसले का है नहीं। जब तक ये यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर मौजूद है, पीस मील सोल्यूशन पूरे कॉज को नुकसान पहुंचाएगा। लिहाजा प्रोविजनल अरेंजमेंट तो किया जा सकता है, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया जा सकता है विद दिस कंडीशन कि इसका फाइनल हल और सेटलमेंट उस वक्त होगा जब यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक पूरे इलाके में प्लेबिसिट होगा और लोग अपनी राह का इंतखाब खुद करेंगे। जनरल साहब, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले मैं समअप कर दूं कि मसला खासा पेचीदा जो है वो लगता है, और सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोविंस कहे बगैर, प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस दिए बगैर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिप्रेजेंटेशन और माली जो उनके मसाइल, क्योंकि लोगों को जॉब्स चाहिए, लोगों को अस्पताल चाहिए, डिस्पेंसरीज चाहिए, स्कूल्स चाहिए, उनको रेडी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस चाहिए, उनको एक्सेस चाहिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लॉजिस्टिक्स चाहिए, उनको कागज़ पे लिखे हुए सिर्फ कवानीन जो हैं
या हकूक़ ऐसे लिखे हों, दुनिया भर के कवानीन में लिखे जाते हैं, आइनों में लिखे जाते हैं, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो होते नहीं हैं। वो तो हिंदुस्तान के आइन में भी बड़े चीज़ें लिखी हुई हैं मुसलमानों के लिए और जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लेकिन उनको मिली कभी नहीं है। तो क्या इसका हल हो सकता है? इस पर मजीद बात करते हैं सरदार साहब से भी। बाकी 2-3 इश्यूज़ रखता हूँ, 10 मिनट हमारे पास है, 8 या 9 मिनट में। एक तो ये कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया और इस्टेब्लिशमेंट स्पिन मास्टर है, हर जायज़ नाजायज़ इशू को वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू रेशो 1:100। अगर पाकिस्तान में एक आदमी कोई आर्गूमेंट कर सकता है अंग्रेजी में, तो हिंदुस्तान में 100 लोग जो हैं वो इंटरनेशनल ओपिनियन को शेप करने की हकीकत की सलाहियत जो है वो रखते हैं। एक तो ये चैलेंज होगा पाकिस्तान के पास कि जो भी करने चले हैं उसकी PR एक्सरसाइज क्या होगी, उसे सेल कैसे करना है, उसमें लैंग्वेज क्या यूज़ करनी है। मुझे बताएं इससे पहले कि देखिए, आज़ाद कश्मीर के कानून में शायद उतनी खूबसूरत चीज़ें ना लिखी हों जितनी हिंदुस्तान में जम्मू एंड कश्मीर के आइन में नेहरू ने और सब लोगों ने डाली हुई थी, बड़े खूबसूरत जुमले। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग हमेशा इंटीग्रेटेड रहे हैं। उन्होंने पुल क्रॉस किया, मीरपुर से मंगला आ गए, सारी जायदाद इस्लामाबाद में खरीदी, आधा ब्लू एरिया 70s में उन्होंने खरीदा कि टू एवरी वन पाकिस्तानी देयर आर 100 इफ नॉट मोर इंडियंस जो स्पिन कर सकते हैं। उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी एजेंसीज, उनकी हुकूमत, उनका मीडिया, उनको दुनिया में सबसे बेहतर, अमेरिका के बाद ही शायद कोई ऐसी जगह होगी जो चीज़ों से ऐसे करके खेलते हैं। हम जो भी करेंगे वो उससे खेलेंगे। हमें क्या एहतियात करनी है कि वो यहाँ पर फ़ायदा ना उठाएं? जी मोहित साहब, मेरे ख्याल में हमारे नजदीक जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है वो यही है कि इसका PR फॉल आउट क्या होगा। आपको पता है कि दुनिया की सारी जो बड़ी PR कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, उनके हेड्स इंडियंस हैं। तो उनके लिए इंडिया में ये स्पिन करना और इंडिया से बाहर ये स्पिन करना बहुत आसान हो। क्या ये हम PR बैटल दुनिया में जीत सकेंगे? आप देखें, जो इंडिया ने पिछले साल का 2019 में जो उन्होंने कश्मीर स्पेशल स्टेटस खत्म किया, उसके बाद उसको यूनियन टेरिटरीज में स्प्लिट किया, तो उन्होंने अपनी साइड से कश्मीर का फाइनल सोल्यूशन कर लिया है और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करना अपने लिहाज से। तो अगर हम इसको बगैर एक रोबस्ट PR प्लान के बगैर हम इसको प्रोविजनल स्टेटस दें, या जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे हम एक पार्शियल प्लेबिसाइड करा लें, या कोई और भी हम यहाँ प्लान करें, तो इंडिया इसको बहुत जल्दी इमीडिएटली स्पिन करेगा कि जी देखें, पाकिस्तान ने भी फाइनल सोल्यूशन कर लिया है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। सो मेरे ख्याल में ये प्रोविजनल स्टेटस के कॉन्वर्सेशन से पहले हमें सबसे पहले अपनी जो PR है उसके ऊपर काम करना चाहिए। और जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सबसे ज्यादा इशू है राइट्स के बारे में, ये डेवलपमेंट के बारे में। तो राइट्स और डेवलपमेंट अगर आप देंगे तो शायद ये इतना अहम भी हो, इसको फुल प्रोविंशियल स्टेटस अभी दिया जाए, शायद हम ठहर के दें। मगर सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल में अभी जरूरी है, ताकि यहाँ देखिए अब ये बात ये चल पड़ी है, तो यहाँ भी लोग इसके खिलाफ ना उठ खड़े हों, यहाँ भी कोई इश्यूज ना हो, गड़बड़ ना हो। आपको पता है इंडिया बहुत कोशिश करेगा कि अगर ये प्रोविजनल स्टेटस की बात अगर खत्म कर दी गई तो इंडिया इसका भी फायदा उठाना चाहेगा। तो हमें मेरे ख्याल में एक डीप कंसल्टेशन करनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरनेशनल PR एफर्ट करना चाहिए कि जो हम करना चाह रहे हैं वो क्या है, क्यों है और कैसे करना है। जल साहब, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, हिंदुस्तान गुज़श्ता कम से कम 10-12 साल से बड़ी मेहनत कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक अनरेस्ट पैदा करे। ठीक है, इस प्रोविजनल स्टेटस के मुतालबे के पीछे भी इंडिया की एक लॉबिंग और एक इंटेलिजेंस की और एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भुला फिसला के, धक्का मार के, एक पॉलिटिकल मूवमेंट करवा के हमें एक फाइनल सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं? बिकॉज मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है और हम बच्चे हैं उनके सामने। तो यार, क्या हाल आप सबके दोस्तों, आपने वीडियो देख ली और वीडियो में जो है पाकिस्तान की हरकतें आपने देख ली होगी, कैसे ये साले हरामी बैठ जाते हैं और बात करते हैं इंडिया से टक्कर लेने की। इनके अपने बस का कुछ नहीं है और इंडिया पर उंगली उठाने आ जाते हैं। तो एक बात तो इनसे साबित हो ही जाती है कि जो इंडिया है वो इनका बाप है और पाकिस्तान उसका बेटा है। ठीक है, और हाँ, इन्होंने एक बात बताई कि जो है अमेरिका के बाद जो भारत एक अच्छी पावर बनने वाला है। तो सच है ये बात, एशिया में जो पावर निकल के आने वाली है वो इंडिया ही है। हाँ, शायद थोड़ा बहुत अभी चाइना कुछ कर रहा है, लेकिन हम रिसोर्सेज को देखें तो मतलब इंडिया भी बहुत आगे से निकलने वाला है। हाल ही में हमारी GDP वगैरह में थोड़ी डाउन चल रही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत तरक्की करने वाले हैं। लेकिन यही बात जो है चाइना पाकिस्तान से हजम नहीं हो रही है। तो यार देखो, आप लोगों को भी पता होगा, जब कभी तो देश बने थे तो बहुत अच्छी हालात थी पाकिस्तान की, लेकिन हम सालों ने इनके नेताओं ने इनकी ऐसी तैसी कर दी है। तो यार, अगर आपको इनके बारे में कुछ बातें पता है, क्या बोलना चाहोगे इनके बारे में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।